हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सारे टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन चीज़ों को लेके बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। उसकी वजह ये है कि बच्चों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक वो सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ चुके होते हैं। और क्लास 11th में जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो एंट्री होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। क्लास 12th में एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है, लेकिन क्लास 11th के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना कंटेंट आज हम आपको पढ़ा देते हैं। तो देखिए, पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम समझते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जहाँ पे एक सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब सॉल्ट अपने आयंस में ब्रेक होगा और फिर वो आयंस कैथोड और एनोड की ओर तब मूव करेंगे जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड लिया है फ्यूज्ड यानी कि मॉल्टन, तो सोडियम और क्लोराइड आयन कैथोड और एनोड की ओर मूव तभी करेंगे जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। मतलब जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप ड्राइव कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे उसके बाद कैथोड पे सोडियम मेटल मिलता है और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की खास बात होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी मतलब आपको कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्लोरोएल्कली प्रोसेस है, जहाँ पे ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का, और वहाँ पे हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस कैथोड और एनोड पे मिलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। तो ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में ये सब खास बात होती है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसी कोई बात नहीं करते हैं, और यहाँ पर भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है कैथोड और एनोड पर। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसे वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ये नए सेल हैं आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर इन द सेल एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होगी और उसके रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये सेल बनाए कैसे जाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाना तो आसान है, एक कंटेनर होता है, वहाँ पे कैथोड और एनोड आप इमर्ज कर देते हैं और साथ में एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेल को बनाने के लिए हमें 2 हाफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है और अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद ईच हाफ सेल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इसी को ही अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल को अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ और समझिए, आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में जब पावर चली जाती है तो इन्वर्टर से हमें कैसे पावर मिलती है? इन्वर्टर क्या है? इट इज़ अ बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी है ना। तो ये जो इन्वर्टर है ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी काम करता है। कैसे? जब पावर आती रहती है तो हम बोलते हैं इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, तो मतलब इन्वर्टर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होती है, तो उस समय वो काम करता है एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। और जब पावर चली जाती है तो उसी इन्वर्टर से हमारे घर की फिर सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कब? जब पावर चली जाती है तो इन्वर्टर की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो उस समय हमारा इन्वर्टर एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा होता है और उस समय इन्वर्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कुछ रिएक्शंस होती हैं और वहाँ पे हमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हमारे घर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने के लिए हमें 2 हाफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक हाफ सेल है और ये दूसरा हाफ सेल है। ये वाला हाफ सेल एनोड की तरह काम करता है और ये वाला हाफ सेल कैथोड की तरह काम करता है। अब इस हाफ सेल को हमने कैसे बनाया है, जिंक रॉड को
जिंक सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो दिया है, मतलब उसमें इमर्स कर दिया है। ठीक है, तो मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, मतलब मेटल आयन का ही सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे आप जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं, डिप करके हमने ये एक हाफ सेल बना दिया और यहाँ पे कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके दूसरा हाफ सेल बना दिया। अब इन हाफ सेल को हमने यहाँ पे एक वोल्टमीटर से, इस वायर के थ्रू वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे इन दोनों को हमने ये एक सॉल्ट ब्रिज होता है उससे कनेक्ट कर दिया है। सॉल्ट ब्रिज में एक इनर्ट मटेरियल होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है इन दोनों सॉल्यूशन की। तो फिलहाल हम ये बात करते हैं कि इन हाफ सेल्स का आखिर यूज़ क्या है, ये क्या करते हैं। तो इस हाफ सेल पे होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं दूसरे हाफ सेल में और यहाँ पे होती है रिडक्शन रिएक्शन। इस तरीके से ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अब मान लीजिए हम इस हाफ सेल की बात करते हैं, तो इस हाफ सेल पे चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये कैसे जनरेट होता है, देखिए ये जिंक रॉड है और ये जिंक का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जिंक रॉड से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ये Zn+2 आयन में चेंज होता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे आयंस चार्ज जनरेशन हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे ये Zn+2 आयन है। ये जिंक रॉड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे Zn2+ आयन है, तो चार्ज सेपरेशन हो गया। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पे एसोसिएट हो गया। सो द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको E और OX से हम लिखते हैं और साथ में इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो ये M/M+N लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसलिए इस वजह से ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड बोल देते हैं, उसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। जैसे टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होना चाहिए 1 बार और कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन का होना चाहिए 1 मोलार। देन इट विल बी डिनोटेड एज E0OX, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इस हाफ सेल के साथ। अब हम दूसरे हाफ सेल की बात करते हैं। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है, Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहाँ से आए। जिंक ने Zn2+ आयन बनाया और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहुँचे कॉपर रॉड की तरफ और कॉपर रॉड पे क्या हुआ, जो Cu2+ आयन्स हैं, Cu2+ आयन्स कहाँ से आए, कॉपर सल्फेट के अंदर यहाँ पे Cu2+ आयन्स हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आए Cu2+ आयन्स ने मूव किया कॉपर रॉड की ओर और वहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर मेटल में चेंज हो गए। तो इस तरह यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन हो गया और चार्ज सेपरेशन जनरेट होने की वजह से यहाँ पर भी एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुई है इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर इसे आप स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से ये पूरा सेटअप होता है। 2 हाफ सेल्स होते हैं और हर एक हाफ सेल के साथ एक पोटेंशियल एसोसिएटेड होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और जब इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक कन्फ्यूज़न बच्चे को क्या रहता है कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो इस सब को भी हम समझेंगे। तो ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख दी है, हाफ सेल का कंस्ट्रक्शन भी आप सीख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने इसी हाफ सेल को एनोड क्यों बनाया और इस हाफ सेल को कैथोड क्यों बनाया। आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना, इस हाफ सेल को आप एनोड बना देते और इस हाफ सेल को आप कैथोड बना देते। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, हमको इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखनी पड़ती है। इन हाफ सेल्स की एक लिस्ट है जिसमें इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, जो कि अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो उनको देख के हम ये जज करते हैं कि जिस हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव या लेस पॉजिटिव होता है उसको हम बनाते हैं एनोड, और जो दूसरे वाले हाफ सेल का
क्योंकि 2 हाफ सेल आपको चाहिए सेल बनाने के लिए, और जो दूसरा वाला हाफ सेल जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, या तो उसको हम बनाते हैं कैथोड। तो इस तरीके से अब आप चार्ट देख लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हमने एनोड क्यू बनाया और इसको हमने कैथोड क्यू बनाया है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक टेबल दी हुई है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज दी हैं ये रिडक्शन रिएक्शन के लिए दी हुई है, इसीलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे एल्कली मेटल्स हैं, इनके लिए SRP की वैल्यू नेगेटिव में है, और जो ऊपर आप देख सकते हैं फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन, इन सब के लिए SRP की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इसीलिए जब आप एक हाफ सेल, 2 हाफ सेल को मिला के जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो नीचे वाले जो रेडॉक्स कपल हैं जैसे कि Li + Li या Zn + 2Zn, तो इनको लिया जाता है एज अ एनोड, और जो ऊपर वाले रिडक्स कपल हैं जैसे कि F - F2, Cu + 2Cu, इनको लिया जाता है एज अ कैथोड। तो जिसके लिए SRP की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, है ना, उसको, या मोर पॉजिटिव होगी, उसको लिया जाएगा एज अ कैथोड, और जिसके लिए SRP की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी उसको लिया जाएगा एज अ एनोड। तो एनोड और कैथोड का सिलेक्शन इस SRP की टेबल के बेसिस पे ही किया जाता है। दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो यहाँ पे कंडीशन फिक्स है कि टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 1 बार, और अगर मान लीजिए हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलार, और अगर गैसेज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो वहाँ पे जो प्रेशर होना चाहिए 1 atm होना चाहिए। जिन रिडॉक्स कपल के लिए SRP की वैल्यू पॉजिटिव है उनके लिए उन हाफ सेल पे रिडक्शन होता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इस टेबल में के हिसाब से अगर हम देखें तो जिनके लिए SRP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और जिनके लिए SRP की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP मीन्स दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप डेनियल सेल को देख सकते हैं। 2 हाफ सेल्स को सॉल्ट ब्रिज और वोल्टामीटर के थ्रू कनेक्ट करके हमने इस डेनियल सेल को कंस्ट्रक्ट किया है, और दिस इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी आपने बहुत सारे इलेक्ट्रोड कपल्स के लिए, रेडॉक्स कपल्स के लिए आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ को देखा है चार्ट में, टेबल में। तो अब कुछ चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि आपने चार्ट में देखा है कि ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये सारी रिडक्शन रिएक्शन के लिए दी गई हैं। तो E0 इज इक्वल टू E0 रिडक्शन, जिसको SRP बोलते हैं हम, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब SRP और SOP का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो जिंक है ये एक हाफ सेल है, हाफ सेल मतलब ये एक रिडॉक्स कपल है। रिडॉक्स कपल कैसे? Zn से Zn+2। सो ये एक रिडॉक्स कपल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.763। तो इसके जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी इट विल बी +0.763। अब इस सेल का वर्किंग समझ लेते हैं। यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दी हमने एनोड की साइड, इट विल एक्ट एज एनोड, ओके। और यहाँ पे होगा रिडक्शन, तो ये काम करेगा एज अ कैथोड, और ये नेट सेल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सेल का जो EMF होगा। अब ध्यान रखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हाफ सेल के साथ एसोसिएटेड है, और जो EMF ऑफ द सेल है ये कंप्लीट सेल के लिए है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आती है आपको कैथोड वाले हाफ सेल के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना होगा,
तो यहाँ पे कैथोड वाला जो हाफ सेल है उसका जो SRP की वैल्यू है 0.337, इसमें से हमने माइनस कर दिया इसकी वैल्यू, तो E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो इस सेल का जो EMF होता है दैट इज़ 1.1 वोल्ट, और ये वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब मान लीजिए आप इसको बना देते हैं एनोड और इसको बना देते हैं कैथोड, तो ये जो E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, और अगर पॉजिटिव नहीं आएगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने कुछ गड़बड़ी की है, और जो हमारे सेल में जो केमिकल रिएक्शन है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको इस कंटेंट में कुछ डाउट रह गया है फॉर रिगार्डिंग क्लास 11th, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, तो हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।